नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल TTL यानी ट्रेंड तक लाइव में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपके निजी फाइनेंशियली तरीके से काफी असर डालने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आज यहाँ से आप काफी कुछ सीख के जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करके बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा, जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म अच्छा गेन ले सकते हैं। और क्योंकि इंडिया 25-26 में काफी ग्रो करने वाले हैं कुछ सेक्टर्स, वो सारे सेक्टर्स का पूरा मसाला लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर साथ में मैं ये भी जरूर देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि मैं किसी भी सेक्टर को रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है मैंने। आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, क्या करना है नहीं करना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। मैं किसी तरीके की कोई भी सेक्टर को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक देखिएगा। आज हम भारत के कुछ ऐसे सेक्टर्स पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं जिनमें 2025 के आसपास तेज वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। जी, हमारे पास जो सामग्री है वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स और उनके विश्लेषणों का आप कह सकते हैं एक निचोड़ है। ये आने वाले समय के संकेतों को समझने की कोशिश करती है। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से उभर के आ रही है वो ये है कि शायद भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ खपत पर आधारित विकास से आगे बढ़ रही है। अच्छा। हाँ, अब निवेश संचालित विकास या इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ के एक नए दौर में शायद कदम रख रही है। अब फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उन मुख्य सेक्टर्स को समझें जिनका जिक्र इस सामग्री में बार बार हुआ है और देखें कि ये बदलाव किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महसूस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस विश्लेषण में उतरते हैं। देखते हैं कि 2025 के लिए कौन से क्षेत्र चर्चा के केंद्र में है। पहला सेक्टर जिसका जिक्र इन रिपोर्ट्स में काफी प्रमुखता से है वो है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ। ऐसा लगता है कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाने की कोशिश तेज कर रहा है और ये 2025 में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये बात सही है और इसकी पीछे की वजहों में देखिए सरकारी पहलों का अहम योगदान बताया जा रहा है। सरकारी पहले जैसे मेक इन इंडिया अभियान है, फिर वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम और आत्मनिर्भर भारत का जो विचार है। अच्छा। तो इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण बताता है कि इन पहलों ने खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, डिफेंस प्रोडक्शन, हाँ डिफेंस भी, और यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर जैसे जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्योग है उनको काफी प्रोत्साहन दिया है। सेमीकंडक्टर तो आजकल वैसे भी बहुत खबरों में है। हाँ बिल्कुल। तो एक तरह से ये विनिर्माण क्षेत्र में नई जान फूंकने जैसा प्रयास है। और इसी से जुड़ा सरकार का एक बड़ा लक्ष्य भी इन दस्तावेजों में सामने आता है कि मैन्युफैक्चरिंग को GDP का 25% हिस्सा बनाना। जी हाँ। अभी के लेवल्स को देखते हुए ये लक्ष्य तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी है, बिल्कुल। और ये रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि अगर ये लक्ष्य हासिल होता है तो इसका असर रोजगार के नए अवसर बनाने में, हाँ रोजगार, और देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, दोनों रूपों में दिख सकता है। लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है और ये बात स्रोत सामग्री में भी साफ तौर पर कही गई है। हाँ ये जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ उभरते हुए रुझानों और संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ये सब विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है। ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी भी तरह से किसी खास स्टॉक या कंपनी में निवेश करने की सलाह नहीं है। ये केवल एक, आप कह सकते हैं, व्यापक तस्वीर को समझने की कोशिश है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। तो ये थी विनिर्माण क्षेत्र की बात। अब इस बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग को और पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए एनर्जी की भी तो जरूरत होगी। हाँ जाहिर है। और यहीं पर हमारा अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है जिसका जिक्र इन स्रोतों में प्रमुखता से है, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि भारत इस क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा है। हाँ बिल्कुल, दुनिया भर में एक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की लहर चल रही है। हाँ। और जानकारी के अनुसार भारत इसमें पीछे नहीं रहना चाहता, बल्कि उसने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य है? 2030 तक 500 गीगावाट GW
हरित ऊर्जा क्षमता हासिल करना। 500 गीगावाट, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, सुनने में ही विशाल लगता है। और इसे पाने के लिए देखिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का तो जोर शोर से विस्तार हो ही रहा है। सोलर और विंड तो है ही। हाँ, अब तो बात ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकों तक भी पहुंच गई है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन भी। इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात ये भी है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 से 2030 तक का जो समय है जी। वो भारत के ऊर्जा परिवर्तन यानी पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक सुनहरा दौर, एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। ये सुनहरा दौर कहने के पीछे क्या वजह बताई गई है? सिर्फ निवेश की बात है या टेक्नोलॉजी भी मैच्योर हो रही है? देखिए, ये कई चीजों का संगम लगता है। एक तो जैसा आपने कहा, वैश्विक स्तर पर क्लीन एनर्जी पर बढ़ता जोर और निवेश। हाँ, वो तो है। दूसरा, सौर और पवन ऊर्जा की लागत में लगातार गिरावट आ रही है। इससे वो पारंपरिक कोयले वगैरह के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बन रहे हैं। कॉस्ट कम हो रही है। हाँ, और तीसरा, टेक्नोलॉजी भी लगातार बेहतर हो रही है। ये सब मिलकर ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां रिन्यूएबल एनर्जी का विकास तेजी से हो सकता है। स्रोत सामग्री इन्हीं संभावनाओं को उजागर करती है। ये न सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी अहम है। बिल्कुल, ऊर्जा क्षेत्र में ये बदलाव निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर निवेश की मांग करेगा। और निवेश की बात आती है तो अगला सेक्टर स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जी, सामग्री बताती है कि भारत में क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन बांटने की जो रफ्तार है वो इस समय काफी ऊंचे स्तर पर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है जो कई रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। खासकर रिटेल लोन यानी आम लोगों को दिए जाने वाले पर्सनल लोन। हाँ, पर्सनल लोन। घर खरीदने के लिए लोन यानी हाउसिंग फाइनेंस और छोटे व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋण में तेज वृद्धि दिख रही है। इसमें डिजिटल लेंडिंग और फिनटेक स्टार्टअप्स की भूमिका भी काफी अहम बताई जा रही है। उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज को करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचा दिया है। ये तो हम सब देख ही रहे हैं। इससे न केवल लेन देन आसान हुआ है, बल्कि छोटे शहरों और गांवों तक फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिला है। एक और दिलचस्प पहलू जो इन दस्तावेजों से निकलता है वो ये है कि इस सेक्टर में डिजिटल माध्यम और पारंपरिक बैंक शाखाएं दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि डिजिटल के आने से बैंक ब्रांच खत्म हो रहे हैं। दोनों अपने अपने ग्राहक वर्ग और जरूरतों को पूरा करते हुए एक्सपैंड कर रहे हैं। क्या स्रोत बताते हैं कि ये संतुलन कब तक बना रह सकता है या धीरे धीरे डिजिटल का पलड़ा भारी होता दिखेगा? स्रोत सीधे तौर पर कोई टाइमलाइन तो नहीं बताते, लेकिन उनका विश्लेषण ये इशारा करता है कि फिलहाल भारत जैसे विशाल और विविधता भरे बाजार में दोनों की जरूरत बनी रहेगी। अच्छा। पारंपरिक बैंक अभी भी बड़े कर्जों, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो शायद आमने सामने बात करना पसंद करते हैं। हाँ, वो भी एक वर्ग है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रोजमर्रा के लेन देन, छोटे निवेश और खासकर युवा ग्राहकों के लिए ज्यादा सुविधाजनक हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये एक मिला जुला मॉडल, एक हाइब्रिड मॉडल ही ज्यादा प्रभावी रहेगा। अब जहाँ टेक्नोलॉजी मौजूदा व्यवस्था को बदलने के साथ साथ उसे और शक्तिशाली भी बना रही है। यानी टेक्नोलॉजी एक सपोर्ट का काम भी कर रही है। खैर, बैंकिंग और वित्त में ये क्रांति और लोन तक आसान पहुंच लोगों के हाथ में अधिक खर्च करने की क्षमता दे रही है। बिल्कुल। जो सीधे तौर पर हमारे अगले विषय से जुड़ता है, उपभोग यानी कंजम्पशन और खुदरा यानी रिटेल। कहा जा रहा है कि भारत का बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग अब पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है। हाँ, और ये रुझान काफी स्पष्ट रूप से उभर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स जिनका हवाला स्रोत सामग्री में है वो तो यहाँ तक कहती हैं कि 2025 तक विवेकाधीन खर्च मेरा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। हाँ, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी वो खर्च जो बुनियादी जरूरतों से हटकर होता है, जैसे कि फैशन पर, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर, बाहर खाने पीने पर या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं पर। अच्छा, लाइफस्टाइल वाला खर्च। हाँ, तो ये खर्च 2 गुना तक हो सकता है। 2 गुना? जी, ये सिर्फ एक मामूली बढ़त नहीं, बल्कि उपभोग के पैटर्न में एक बड़े बदलाव का संकेत है। खर्च का 2 गुना होना, ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। इसका सीधा मतलब तो यही निकलता है कि वे कंपनियां जिनके उत्पाद या सेवाएं सीधे आम उपभोक्ता खरीदते हैं, मतलब कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज। हाँ, B2C कंपनियां। उन्हें एक अच्छी खासी मांग देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या इन स्रोतों में इस बात पर भी कोई चर्चा है कि ये बढ़ता उपभोग कितना टिकाऊ है? मतलब क्या ये सस्टेनेबल है या इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है? देखिए, स्रोत मुख्य रूप से इस बढ़ते रुझान और इसके आकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका निष्कर्ष ये है कि इन आंकड़ों के आधार पर भारत अब स्पष्ट रूप से एक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बन चुका है। अच्छा। जहां घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक डिमांड
आर्थिक वृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण इंजन है। हालांकि आपके सवाल जायज हैं, सस्टेनेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन वाले, और ये व्यापक आर्थिक विश्लेषण के मुद्दे हैं जिन पर शायद इन विशिष्ट दस्तावेजों में उतनी गहराई से बात नहीं की गई है। समझ गए। लेकिन जो स्पष्ट है वो ये कि मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर में वृद्धि एक हकीकत है जिसे ये रिपोर्ट्स रेखांकित कर रही हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उससे चलाने के लिए क्लीन एनर्जी आ रही है, फाइनेंस आसान हो रहा है और लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस पूरी तस्वीर को और प्रभावी बनाने के लिए जो चीज इन सबको एक साथ जोड़ सकती है वो है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। और ये हमारा 5वां रुझान है जिसे स्रोत सामग्री में काफी रोमांचक बताया गया है। वित्त और व्यवसाय में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बढ़ती भूमिका। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। AI अब सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं रह गया है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार AI अब निवेश रणनीतियों को तय करने में, इन्वेस्टमेंट में भी AI। हाँ, बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न पहचानने में और व्यवसायों में कई कामों को स्वचालित करने यानी ऑटोमेट करने में सक्रिय रूप से इस्तेमाल होने लगा है। कंपनियां अपनी कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और भविष्य के बाजार रुझानों का ज्यादा सटीक अनुमान लगाने के लिए AI का सहारा ले रही हैं। तो ये सिर्फ काम को तेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर फैसले लेने के बारे में भी है। स्रोत किस तरह के बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित रहेगा या छोटे व्यवसायों पर भी इसका असर दिखेगा? सामग्री का विश्लेषण ये सुझाव देता है कि 2025 तक आते आते AI की मदद से फैसले लेना, मतलब AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, व्यवसाय और वित्त दोनों ही क्षेत्रों में शायद मुख्य धारा बन सकता है। मेन स्ट्रीम। हाँ, इसका मतलब ये है कि कंपनियां जोखिम का आकलन करने, ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने, अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने और यहां तक कि नए उत्पाद विकसित करने के लिए भी AI का इस्तेमाल करेंगी। शुरुआत में शायद बड़ी कंपनियां इसे ज्यादा अपनाएं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक सस्ती और सुलभ होगी, हाँ, कॉस्ट कम होगी तो इसका असर छोटे और मध्यम व्यवसायों SMEs पर भी पड़ना तय है। ये वाकई व्यवसायों के काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव ला सकता है। ये सचमुच काफी दिलचस्प है कि कैसे तकनीक हर क्षेत्र को छू रही है। तो ये थे वो 5 प्रमुख क्षेत्र: विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, बैंकिंग और वित्त, उपभोग और खुदरा, और प्रौद्योगिकी व AI, जिनके बारे में स्रोत सामग्री में 2025 के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं जताई गई हैं। लेकिन इस सारी चर्चा के बाद एक बात फिर से स्पष्ट करना जरूरी है, जैसा कि इन स्रोतों में भी बार बार कहा गया है। हाँ, ये दोहराना महत्वपूर्ण है कि ये सारी बातचीत पूरी तरह से शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। बिल्कुल। हमारा मकसद केवल उन रुझानों और विश्लेषणों को सामने रखना है जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स में पाए गए हैं। ये किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष स्टॉक, सेक्टर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह या सिफारिश बिल्कुल नहीं है। सही कहा। निवेश एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय होता है। ये हर किसी की अपनी वित्तीय स्थिति, लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। और इसीलिए स्रोत सामग्री भी यही सलाह देती है कि कोई भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय सलाहकार से, एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर परामर्श करना चाहिए। हाँ, सलाह जरूर लेनी चाहिए। बाजार में हमेशा जोखिम शामिल होता है और बिना सोचे समझे फैसले लेना नुकसानदायक हो सकता है। इस महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण के बाद इन स्रोतों में एक अंतिम विचार, या यूं कहें कि एक बोनस अंतर्दृष्टि भी साझा की गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो अर्थव्यवस्था और बाजार को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, और ये अंतर्दृष्टि बहुत ही व्यवहारिक है। मूल विचार ये है कि सीधे किसी क्षेत्र या स्टॉक में कूदने से पहले व्यापक तस्वीर को समझना जरूरी है। बड़ी पिक्चर देखना। हाँ, यानी पहले बाजार कैसे काम करता है, अलग अलग सेक्टरों पर किन चीजों का असर पड़ता है और पूरी अर्थव्यवस्था के बड़े रुझान क्या हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। जानकारी और समझ हासिल करना पहला कदम होना चाहिए। और फिर उस समझ के आधार पर अपने वित्तीय लक्ष्यों और अपनी जोखिम सहनशीलता, मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी का आकलन करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत में से एक सरल सिद्धांत के रूप में बताया गया है, पहले सीखे फिर अमल कीजिए। पहले सीखिए फिर अमल कीजिए। अच्छा सिद्धांत है। हाँ, यानी ज्ञान और समझ को प्राथमिकता दें, उसके बाद ही निवेश या किसी अन्य वित्तीय कार्रवाई के बारे में सोचें। ये एक अनुशासित और कह सकते हैं सुरक्षित तरीका है। तो आज हमने स्रोत सामग्री के आईने में 2025 के लिए भारत के 5 संभावित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तार से बात की। विनिर्माण में नई जान, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बड़ा कदम,
बैंकिंग और वित्त का बदलता चेहरा, बढ़ता हुआ उपभोग और तकनीक व एआई का बढ़ता प्रभाव। हाँ, और इन अलग-अलग क्षेत्रों के रुझानों को देखना सिर्फ निवेश के नजरिए से ही दिलचस्प नहीं है, ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये सारे बदलाव मिलकर भारत के व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को किस तरह से आकार दे सकते हैं। हाँ, ये बड़ी तस्वीर है। ये स्रोत हमें उन संभावित बदलावों की एक झलक देते हैं और आने वाले समय में ये क्षेत्र किस दिशा में जाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये सिर्फ सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों कि आपने ये वीडियो पूरा देखा, और प्लीज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। इससे आपको क्या है कि जो भी मेरी नई नई वीडियोस आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिलते रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय बाय।